अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है और ऐसे मौसम में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और सांस की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाया करती हैं। इसी मुनासबत से आज का टॉपिक सांस की तकलीफ़ पर है और इसे हम आसान लफ्ज़ों में दमा और इंग्लिश में एस्मा कहते हैं या एस्थमा कहा जाता है। एस्मा के बारे में बात करने से पहले ये बताती चलूँ कि इट्स अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी सांस के निज़ाम से रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़ एंड एलमेंट, यानी आप कह सकते हैं कि पुराना होता है, लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारी होती है। तो सबसे पहले ये कि हमें पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है। होता ये है कि जो जितने भी ब्रोंक्यूल्स और एयरवेज होते हैं वो इन्फ्लेम कर जाते हैं, उनमें सोजिश आ जाती है और उनकी जो पाथ होता है, उनका जो ल्यूमिन होता है, उनके वो नैरो हो जाते हैं, यानी तंगी आ जाती है उनमें। और इसी की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो जाता है और इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है सांस लेना कि पेशेंट इजीली बात भी नहीं कर पाता। साथ ही साथ सांस में से वीजिंग साउंड्स आती हैं जो स्टेथ के ज़रिए आसानी से सुनी जा सकती हैं। एयरवेज और ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स होते हैं, स्वॉलन कर जाते हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स स्वेल कर जाते हैं और इन्फ्लेम हो जाते हैं, यानी सोजिश हो जाती है। और साथ में ये होता है कि जब भी एस्मेटिक अटैक होता है उसमें इर्द गिर्द के जो मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं और यूँ हवा हमारी लंग्स में आना जाना मुश्किल हो जाता है, यानी प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स में नहीं जा पाती। इसकी बहुत सी टाइप्स हैं जिनके बारे में मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊंगी। टाइप्स पे बात करने से पहले पर्टिकुलर जो सिम्टम्स हमें देखने में मिलती हैं एस्मा के पेशेंट्स की, उसके बारे में आपसे जिक्र करती हूँ कि टाइटनेस इन चेस्ट, यानी चेस्ट में टाइटनेस फील करते हैं, विजिंग साउंड्स होती हैं, ब्रेथलेसनेस होती है, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कह लीजिए, सांस का मुश्किल से आना या उखड़ जाना, कफिंग होती है, फिर इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन होती है और इसी की वजह से एयरवेज जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब भी ये सिम्टम्स सीवियर हो जाती हैं तो दैन देयर इज़ एस्थमेटिक अटैक, यानी तभी एस्मा का अटैक होता है। ब्रोंकल ट्यूब स्वेलिंग की वजह से ऑक्सीजन को लंग्स तक जाना मुश्किल होता है और ऐसे में ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती, ना ही हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच पाती है। एस्मा की टाइप्स के हवाले से बात करते हैं तो नंबर 1 पे मैं बात करूंगी चाइल्डहुड एस्मा के बारे में, जो यूजुअली बच्चों में देखने को मिलता है। वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है बट ज़्यादातर बच्चों में, और 5 से 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, यानी 5 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनमें ये चीज़ देखने में आती है। और कॉजेज़ के हवाले से बताती चलूँ कि ऐसा क्यों होता है, तो किसी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, फिर सर्दी लगने की वजह भी हो सकती है, स्मोक की वजह से हो सकता है, जो सिगरेट का धुआं वगैरह, कुछ एलर्जेंस की वजह से हो सकता है, या एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से भी ऐसा हो जाता है। और सबसे अहम ये कि एक्सपोजर टू कोल्ड, यानी ठंडी हवा की वजह से और सर्दी लगने से, सडन चेंज इन टेम्परेचर और वेदर, इसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। किसी एक्साइटमेंट की वजह से भी हो सकता है, कोई स्ट्रेस भी इसकी वजह बन सकती है और साथ ही साथ किसी एक्सरसाइज की वजह से भी ऐसा हो जाता है। एस्मा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सेकेंडली इसकी जो टाइप है वो है एडल्ट ऑनसेट एस्मा। इसमें ज़्यादातर एडल्टहुड में ये ऐसा होता है और यंग पर्सनस में, यानी, और इसमें भी ऐसा ही होता है कि रेस्पिरेटरी इलनेस की वजह से होता है या किसी एलर्जीज़ की वजह से। ओबेसिटी भी इसकी कॉज हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस जो है हार्मोन फैक्टर्स यानी काउंट करते हैं। फिर स्मोकिंग, स्ट्रेस और एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, इसमें भी ये अहम तरीन बातें हैं। थर्डली ऑक्यूपेशनल एस्मा होता है, जो किसी काम करने की जगह पर या वर्क प्लेस पे कह लीजिए किसी एलर्जेंस की वजह से या इरिटेंट्स की वजह से हुआ करता है, लाइक किसी बेकरी में, किसी फ्लोर मिल में या किचन में, हॉस्पिटल्स में हो सकता है, किसी भी परफ्यूम की वजह से, या पेट शॉप्स में या जूज़ में, या फिर लैब्स में भी ऐसा हो जाता है। इसके अलावा
फॉर्म्स में भी ऐसा देखने में मिलता है, या फिर कोई एग्रीकल्चरल सेटिंग्स में भी हम ये चीज़ देखते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि मेटल वर्क जहाँ पर हो रहा हो, या कार रिपेयरिंग के काम होते हों, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क हो। इसके अलावा हेयर ड्रेसिंग सैलून्स में भी समटाइम ऐसा होता है, और इंडोर स्विमिंग पूल्स में भी ये चीज़ देखने में आती है कि ऑक्यूपेशनल एज़मा हो जाया करता है। तीसरी जो कंडीशन है वो है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एंड स्वियर, यानी स्वियर एस्मा। इसमें क्या होता है कि 5 to 10% पीपल इसका शिकार होते हैं, और इसको हम एओसिनोफिलिक एस्मा भी कहते हैं। फिर यह है कि नंबर 4 पे सीजनल एस्मा आता है, जो कि होता ही सीजनल चेंजेस की वजह से है, और सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा काउंट करता है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो विंटर में कोल्ड एयर चलती है, ठंडी हवा, ये उसकी वजह से भी हो जाता है, और स्प्रिंग सीजन में पोलन्स की एलर्जी की वजह से भी हो जाया करता है। इसके चंद एक कॉजेज़ के बारे में आपको बताती चलूँ कि प्रेगनेंसी भी इसकी कॉज हो सकती है, ओबेसिटी है, फिर एलर्जीज़ हैं, स्मोकिंग, टबैको है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस है, जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं एस्मा के लिए, और हार्मोनल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। तो अब हमें पता ये होना चाहिए कि डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं इसका। तो इसके लिए एक काबिल डॉक्टर क्या करता है कि फैमिली हिस्ट्री लेता है कि कहीं हिस्ट्री में ऐसा तो नहीं है। फिर फिज़िकल जो एग्ज़ामिनेशन है उससे भी पता चल जाता है, और वो क्या होता है कि देखने से ही पता चल रहा होता है। पेशेंट रनी नोज़ का आएगा आपके पास, नाक बहरा होगा, या स्वोलन नेज़ल पैसेजेस होंगे, और फिर ये कि ग्रोथ इनसाइड द नोज़ हो सकती है, यानी नाक में कोई गदूद या कोई भी चीज़ बड़ी हुई महसूस होगी। डायग्नोसिस के सिलसिले में एक और चीज़ बताती चलूँ कि डॉक्टर इसको कैटेगराइज भी करता है कि ये माइल्ड एस्मा है, या इंटरमिटेंट है, या फिर स्वेयर है, या मॉडेस्ट है। ये चीज़ें जो हैं मॉडरेट एस्मा है, या कोई भी इस चीज़ को नोट करता है। फिर देन बात आती है टेस्ट की कि अगर नहीं फाउंड आउट हो रहा तो फिर क्या करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए हम स्पिरोमेट्री टेस्ट करते हैं, और फिर इससे क्या पता चलता है कि लंग्स का फंक्शन कैसा चल रहा है। फिर चैलेंज टेस्ट होता है, और सिक प्रिकल टेस्ट होता है। इसके अलावा स्पेसिफिक एलर्जी का बताते हैं। फिर स्प्यूटम टेस्ट के ज़रिए पता चल सकता है, एक्सरेज के ज़रिए पता चलता है। चैलेंज टेस्ट की मैंने बात की, तो इसमें ऐसा होता है कि पता चलता है कि ठंडी हवा कैसे इफ़ेक्ट करती है पेशेंट को। अब बात आती है ट्रीटमेंट के हवाले से, तो ट्रीटमेंट के सिलसिले में इन्हें एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज दी जाती है मेडिसिन्स, और लॉन्ग एक्टिंग जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फिर ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी समटाइम की जाती है। और याद रखिए कि एस्मा के पेशेंट्स को हमेशा लाइट डाइट दीजिए, और रात को वो हैवी मील्स ना लें, क्योंकि वो उनके लिए ऑपरेशन ऑफ चेस्ट होगा और प्रॉब्लम करेगा। फिर इनको कॉन्स्टिपेटेड भी नहीं होना चाहिए, यानी कब्ज़ ना होने दें, और एक्सपोजर टू ड्राफ्ट को अवॉइड करें। हमारी होम्योपैथिक मेडिसन बहुत ज़बरदस्त काम करती है इस सिलसिले में। एंटीमोनिमटार्ट बहुत अच्छी मेडिसन है। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम है। एपिकॉक बहुत अच्छा काम करती है। काली बाइक बहुत ज़बरदस्त है। नेटम सल्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और फिर नक्सोमिका बहुत अच्छा काम करती है। अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स मेडिसिन वेरी कर सकती हैं। ब्लाटा बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है जो कि एस्मा में काम करती है। इसके अलावा लोबेलिया है। सम्बुक्स बहुत अच्छी है। लेक्सिस बहुत अच्छा काम करती है। फिर ये कि ब्रोमाइन है, ग्रिंडेलिया है, पोथोस बहुत ज़बरदस्त है, ड्रोस्ट्रा है, एकोनाइट बहुत ही टॉप रेमेडी है, और कार्बोवेट्स भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा बेशुमार मेडिसिन है जो इस प्रॉब्लम को क्योर करने के सिलसिले में बहुत हेल्पफुल होती हैं, और पेशेंट क्योर कर जाता है। उम्मीद करती हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और इजाज़त दीजिए अपने डॉक्टर को। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स।